हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे। तो लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहते हैं और इन्होंने पहला काम किया सहायक संधि का। सहायक संधि अपना करके इन्होंने डुप्ले की उस नीति को आगे बढ़ाया जो कभी डुप्ले ने नीति अपना करके फ्रांसीसियों के लिए आधार रखने की कोशिश की थी। तो सहायक संधि है क्या? सहायक संधि में ये राजा स्थानीय थे, एक्स और वाई थे अंग्रेज। सहायक संधि का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने इनसे संधि किया और संधि करने के बाद में इनसे कहा कि तुम अपनी सेना नहीं रखोगे, तुम अपनी सेना नहीं रखोगे और हम तुमको प्रशिक्षित सेना देंगे। हम प्रशिक्षित सेना देंगे जो तुम्हारे अनुसार काम करेंगे, तुम्हारे लिए कार्य करेंगे। अब ये तो खुश हो गए कि मतलब इतना अच्छी सेना हमको देंगे, हमारे लिए कार्य करेंगे, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा एक बात और है। क्या? कहें लेकिन वेतन तुम दोगे, वेतन तुम दोगे और वेतन कितना देना है ये हम बताएंगे। मतलब ये फंसा लिए और आपके अंतर्गत मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी अंग्रेजों ने कैसी चाल चली कि स्थानीय राजा नहीं समझ पाए। अब आप सोचिए कि जब तुम अपनी सेना समाप्त कर दोगे तो कुछ दिन के लिए तुम्हारी ये सेना तुम्हारी बात मानेगी, और जब तुम्हारे पास सेना नहीं रह जाएगी तब ये आदमी इनके हैं तो तुम्हारे इशारों पे काम तो करेंगे नहीं, तो ये काम करेंगे इनके इशारे पे। धीरे धीरे और वेतन तुम दे रहे हो, डिसाइड ये कर रहे हैं कितना वेतन देना है। कह रहे हैं हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो हस्तक्षेप ना करने के लिए बात करते हैं। आदमी सब इनके बैठे हुए तो अपने आप ही हस्तक्षेप है। तो एक सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने पकड़ बनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले सहायक संधि बनाया गया था हैदराबाद से। हैदराबाद पहला राज्य था जो 1798 में सहायक संधि के चपेट में आया था। क्योंकि हैदराबाद के जो निज़ाम थे ये बहुत ही, कोई भी थोड़ा डांटता था वो करता था उसी पक्ष में हो जाते थे, गद्दार टाइप के थे। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि को अपनाया था। और दूसरा राज्य था मैसूर। मैसूर ने 1799 में अपनाया था, क्योंकि अब टीपू सुल्तान मर चुके थे तो इसलिए वहाँ पर कोई शासक नहीं था सक्षम जो इनका प्रतिशोध ले सके, तो मैसूर को सहायक संधि का सामना करना पड़ा। उसके बाद में तंजौर ने 1799 में, और फिर अवध ने सहायक संधि 1801 में अपनाया था। पेशवा ने 1802 में, भोंसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। यानी क्रमशः इन लोगों ने सहायक संधि अपनाया। पूछा जाता है इसमें प्रश्न कि सबसे पहले किसने अपनाया? हैदराबाद ने, और उसके बाद में 1801 में अवध। एक बात यहाँ आपको और बता दें, जो लोग इस क्लास को पढ़ रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो नेट वाले तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए एक प्रश्न है। पूछा जाता है कि सहायक संधि में पहली बार कौन, मतलब कहाँ का नवाब शामिल हुआ? कहाँ का
नवाब शामिल हुआ। तो ये ध्यान रहे कि जब मीर कासिम जब बक्सर के युद्ध के लिए अवध के नवाब के पास गया था, तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिल करके एक संधि किया था और ये त्रिगुट संधि के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इस तरह में पहला अवध राज्य हुआ जो सहायक संधि में जुड़ा। लेकिन बाकी जो लोग जीएस की और अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की या और कोई एग्ज़ाम की, तो जब वहाँ पे सहायक संधि की बात आएगी तो हैदराबादी होगा, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि ये बेलेजली की बात है। और नेट जेआरएफ की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पहली बार सहायक संधि में शामिल होने वाला प्रांत कौन था, तो वो अवध के लिए बात कर रहे हैं, बक्सर की युद्ध की बात कर रहे हैं। और नेट में अगर देगा तो लॉर्ड बेलेजली के सहायक संधि में पूछेगा नेट में, क्योंकि वहाँ पे क्लैरिफिकेशन होता है और जीएस में क्लैरिफिकेशन नहीं होता है। इसलिए जीएस में जब भी आए तो हैदराबाद और नेट जेआरएफ वालों की बात आए तो अवध को ध्यान में रखिएगा। अवध नहीं है ऑप्शन में तो हैदराबाद मारिएगा, क्योंकि नेट जेआरएफ वालों का जो है वो डीपली जाते हैं और डीपली पूछते हैं। और दूसरा काम इन्होंने किया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। बेलेजली ने नागरिक सेवा जो आईसीएस बनते थे उनके लिए कलकत्ता में उनके लिए कलकत्ता में 1800 ईस्वी में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज, क्योंकि वो जो आईसीएस बन के आते थे उनके प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 ईस्वी में किया था। लॉर्ड बेलेजली के बाद में सर जॉर्ज बारलो 1805 में गवर्नर जनरल बनते हैं और इन्होंने केवल हस्तक्षेप की नीति, एकदम शांत नीति थी, मराठों के प्रति भी ये शांतिपूर्ण नीति अपनाए। इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लॉर्ड मिंटो बनते हैं 1807 से 1813 में। इनके समय की दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली घटना तो ये है कि 1909 का अधिनियम जिसमें बांटो और राज करो की पूरी बदबू आ रही थी, बांटो और राज करो की पूरी गंध आ रही थी, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और अब मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल देना ये 1909 के अधिनियम की एक गंदी विशेषता थी, जो लॉर्ड मिंटो और मार्ले सचिव थे। मार्ले और मिंटो मिल करके इसे मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था दे दिया और साथ ही 1809 में, सॉरी ये यहाँ पे नहीं है, मार्ले ये मिंटो अलग हैं, जब वो 1909 का वो अलग होगा। 1813 में एक चार्टर इनके समझ में आता है, 1813 का चार्टर, और इस चार्टर में चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी जगह पे
ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर को मुक्त कर दिया जाता है। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकाफ के हस्तक्षेप की नीति के आधार पर किया जाता है। इसमें जब अमृतसर की संधि होती है तो जो मेटकाफ महोदय होते हैं ये और रणजीत सिंह, ये दोनों मिल करके हस्ताक्षर करते हैं जो अमृतसर की संधि होती है, यानी कि सिख के साथ में ये संधि करते हैं। उसमें रणजीत सिंह एक तरफ और मेटकाफ एक तरफ, दोनों लोग हस्ताक्षर करते हैं। अगले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये 1813 से 1823 तक रहते हैं। इनके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 में, और इन्हीं के समय में सुगौली की संधि से पहला आंग्ल और नेपाल युद्ध समाप्त होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सुगौली की संधि किसके मध्य हुई थी? और जो कि सुगौली की संधि भारत आंग्ल नेपाल युद्ध की चर्चा कम होती है, इसलिए इसे ऑप्शन में अफ़गानिस्तान के युद्ध के साथ जोड़ करके दिया जाता है ज़्यादातर। तो लोगों को लगता है कि या तो मराठों से हुआ होगा तो अफ़गानों से हुआ होगा। अब मराठों का जब नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे दोनों में गलत हो जाता है। तो याद रहे, सुगौली की संधि 1816 में हुआ था, जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समाप्ति का परिचायक था। इन्होंने पिंडारियों का दमन किया और मराठा संघ का अंत किया। पिंडारी कौन होते थे? मराठा में एक लुटेरे सैनिक होते थे जो ये अस्थायी होते थे, इन्हें पिंडारी कहा जाता था। ये जहां आक्रमण करते हैं समझ लीजिए वहां का सत्यानाश कर देते थे, इतने खतरनाक ये होते थे। पिंडारी का आक्रमण देखना है तो बाहुबली मूवी में आप देखिए, जब जो है जंगल में ये लोग जाते हैं और छिप करके वार करते हैं, नदियों में लाश तैराती रहती है, ऐसे पिंडारी होते थे। तो ये पिंडारी उसी तरह के थे। तो पिंडारियों का दमन किया और मराठा संघ का अंत किया। अगला गवर्नर जनरल बने लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एडम्स 1823 में बनते हैं और ये प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लॉर्ड एडम्स 1823 में गवर्नर जनरल बनते हैं और ये प्रेस पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट अगले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड एमहर्स्ट ये 1823 से 1828 तक गवर्नर जनरल रहते हैं। पहला गवर्नर जनरल जो मुग़ल शासक, देखिए एक पहले मुग़ल शासक से ये लोग बराबरी के ऊपर जाकर के नहीं मिल पाते थे, लेकिन जब लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल बने तब मुग़ल शासक थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय से बराबरी पर जाकर के एमहर्स्ट मिलते हैं। पहला गवर्नर जनरल जो बराबरी के आधार पे मुग़ल से मिलता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के सामने ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में होता है शुरू और 26 तक चलता है, और 26 में यांडबू की संधि होती है। यांडबू की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल बर्मा यानी अंग्रेज और म्यांमार यानी बर्मा के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका समापन होता है। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही 1824 में बैरकपुर छावनी था कलकत्ता में, वहाँ पे विद्रोह हो जाता है। यही पहला विद्रोह था कि इसकी आग भड़कते भड़कते 57 का विद्रोह भयानक रूप से हुआ। तो इनके समय में यही 3 कार्य, ये तो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जो मुग़ल शासक से बराबरी के तौर पे मुलाकात किए। इनके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ
जो यांडबू की संधि से समाप्त हुआ और इनके समय में 1824 में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह होता है। अब अगले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों में से एक हैं। पहली चीज़ तो अभी तक जितने गवर्नर जनरल हुए वो थे केवल कलकत्ता यानी बंगाल के। 1833 का एक चार्टर आता है और उसमें बोला जाता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो ये सौभाग्य मिला लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। 1828 से 1833 तक तो ये रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल और फिर 1833 से 1835 तक ये रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कार्यकाल भी 28 से 33 और 33 से 35। इन्होंने अपने समय में सती प्रथा का अंत किया था 1829 के नियम 17 के तहत। यही पूछा जाता है कि किस नियम के तहत, तो नियम 17 के तहत इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। सती प्रथा का अंत करने का क्या मतलब था? आप एक सती प्रथा को रखिए केंद्र में, इसके दो पहलू थे। ये अंग्रेज हैं समाप्त करने के लिए। पहली चीज तो सामाजिक पहलू था, और इसके वजह से राजा राम मोहन राय इन महोदय का सबसे बड़ा योगदान था। राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी की चीखें सुनी थी जिंदा जलते हुए, और तभी से इन्होंने प्रण कर लिया था कि मैं सती प्रथा को समाप्त करके रहूँगा। इनके भाई का देहांत हो गया था और इनके भाभी को ज़बरदस्ती सती प्रथा के लिए बाध्य किया गया था, और राजा राम मोहन राय ने देखा था कि किस तरह से उनकी औरतों की चीखों को नज़रअंदाज किया जाता है। ढोल, खूब तेज तेज ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़ा, जिसे इसके आवाज़ में उस औरत की चीखें सुनाई न दें। और इस निर्दयता बर्बरता का जो दर्द है वो राजा राम मोहन राय ने देखा था, और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लंदन दोनों जगह पर पत्र लिख करके सती प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया था। तो इसलिए पहला तो हो गया सती प्रथा, इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि सामाजिक पहलू के रूप में इसे सक्षम बनाना था। दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू अंग्रेजों के लिए था अर्थव्यवस्था। अब ये किसी किताब में आपको जो मैं अभी बता रहा हूं, ये हमारी खुद की थिंकिंग है, व्यक्तिगत थिंकिंग है मेरी। जब कभी मैं अपनी किताब लिखूंगा तब मैं इस शब्द का मैं मेंशन करूंगा। अर्थ ऐसा है कि शादी छोटी उम्र की बच्चियों का किसी भी उम्र के लड़के के साथ कर दिया जाता था।
मान लीजिए लड़की की उम्र 16 साल है और लड़का 45 साल का है और विवाह हो गया, जो कि ऐसा संभव था। कुलीन वर्ग के जो पुरुष होते थे वो कम उम्र की लड़कियों से शादी समय समय पे बराबर करते रहते थे। तो 45 साल का व्यक्ति जब 16 साल की लड़की से विवाह करेगा तो 15 साल के बाद इसमें 15 साल जोड़ दीजिए और इसमें 15 साल जोड़ दीजिए। 15 साल के बाद यह लड़की हो जाएगी 31 साल की और 15 साल बाद ये 60 साल के हो जाएंगे और इसी बीच में संभव है ये टपक जाएं। उस समय की स्थिति के अनुसार 60 साल बहुत होता था। ये मर गए। अब जब मर गए, अब 31 साल की जो महिला है, अब ये इनके लिए सती हो जाएगी। और अगर नहीं सती हुई तो मान लीजिए इतना ही सही, कम से कम मान लो 60 साल ही जीवित रहेगी तो 29 साल ये और जीवित रहेगी। और 29 साल जब ये जीवित रहेगी, मान लीजिए विधवा जीवन जिएगी, तब भी साल के 2 धोती तो पहनेगी, मतलब 2 साड़ी या धोती जो भी है, 2 धोती रख लीजिए। धोती गांव में बोला जाता है, सूती का होता है, और साड़ी भी बोला जाता है, तो 2 धोती रख लीजिए क्योंकि सफ़ेद धोती पहनाया जाता है विधवाओं को। तो 2 धोती तो पहनेगी। अब तो खैर सब कुछ पहनती हैं, लेकिन पहले ऐसा था। 2 धोती के साथ में कुछ नहीं पहनेगी, तो ऊपर जम्फर या जो है ब्लाउज या कुछ भी पहनेगी तो 2 तो पहनेगी ही पहनेगी, और जो है ऊपर का, और 2 पेटीकोट। इतना तो 1 साल में पहनेगी। अगर 2 धोती में मान लीजिए 5 रुपया प्रति धोती फायदा हुआ अंग्रेजों का, तो 10 रुपया यहाँ मान लीजिए, 2 इसमें 2 रुपया हुआ फ़ायदा, 1-1 रुपया करके, और 1-1 रुपया पेटीकोट में 2 रुपया, यानी 1 साल में एक महिला से वो 14 रुपया कमाते। और इतने बड़े देश में कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख महिलाओं को तो बचाया गया सती प्रथा से 1 साल में। तो 1 साल में 1 लाख महिला अगर बच रही है तो 14 लाख रुपया, 14 लाख का प्रॉफिट हो रहा है अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने इसलिए राजा राम मोहन राय की बात मान ली क्योंकि उस सांस्कृतिक स्थिति में घुसने से उनको इकोनॉमिकली फ़ायदा हुआ, और जहां अर्थव्यवस्था में उनको फ़ायदा नहीं नज़र आया वहां पे भारतीयों का सुधार करने की उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हुई, उन्होंने नहीं किया। जैसे उन्होंने स्पंदन के सिद्धांत पे शिक्षा व्यवस्था किया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सबको शिक्षा देने की कोशिश नहीं किया। उन्हें जितना क्लर्क चाहिए था उतना उन्होंने पढ़ाया लिखाया। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे व्यक्तिगत हैं, ये आप समझिए। केवल अभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, जब मेंस का कोई देगा तब पूछा जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जब आपसे अगर कहीं पे बात हो, चर्चा हो, तब इंटरव्यू हो, तब आप ऐसा कह सकते हैं कि आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलू जिम्मेदार थे सती प्रथा को समाप्त करने के। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही ठगी प्रथा का भी अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ और ठगी प्रथा का। एक कर्नल सिलीमैन थे, इनको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए लगाया था, और कर्नल सिलीमैन ने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया, यानी ठगी प्रथा का अंत कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत, यानी कि सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ। चार्टर अधिनियम 1833 के धारा 87 के तहत भेदभाव का अंत हुआ।
अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और लॉर्ड मैकाले के काफ़ी योगदान था उसमें। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का वेरी इंपॉर्टेंट। और विलियम बेंटिंग ने सर्वप्रथम संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किया था, संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किया। उसके बाद में गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं चार्ल्स मेटकाफ, और इन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं तो इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल और अफगान यानी अंग्रेज और अफगानिस्तान के मध्य पहला युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के मध्य होता है। और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की बहुत बुरी स्थिति होती है, पराजित होते हैं और जान माल का बहुत नुकसान अंग्रेज़ों का होता है। और इतना ज़्यादा शर्मा जाते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं कि आगे चल कर के ये सिंध जो इन्हीं का था उसको दोबारा विलय करने की कोशिश करते हैं। तो इनके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1838 से 42 के मध्य। और इन्हीं के समय में इन्होंने एक त्रिपक्षीय संधि किया। बाद में त्रिपक्षीय संधि में शाह शुजा थे जो अफगानिस्तान से भगोड़ा शासक था, और रणजीत सिंह थे और अंग्रेज, इन्हीं के मध्य में त्रिपक्षीय संधि हुआ। और इन्हीं के समय में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदल करके जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड कर दिया गया, यानी जीटी रोड कर दिया गया लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड एलनबरो जब भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं 1842 से 44 के मध्य, तो इनके समय में 1843 में सिंध का विलय कर लिया जाता है। 1843 ईस्वी में सिंध का विलय कर लिया जाता है। विलय कर लिया जाता है और सिंध के विलय में उस समय सिंध के जो रेजिडेंट थे वो थे नेपियर, चार्ल्स नेपियर। इन्होंने लिखा है अपनी डायरी में कि जो कि सिंध का विलय करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, जो कि सिंध का विलय करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, फिर भी मैं ऐसा करूँगा, फिर भी मैं ऐसा करूँगा। और यह एक मानवता, सभ्यता एवं महानता की सर्वोच्च नीचता होगी, सर्वोच्च नीचता होगी। मतलब इस बात को नेपियर जानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये पूर्णतः गलत है, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। ऐसा किस लिए कर रहे थे? क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों की छवि बहुत ख़राब हो गई थी और इसलिए सिंध का विलय करके कहीं ना कहीं अपनी भड़ास को निकालना चाहते थे। और इसलिए सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किया गया। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में दास प्रथा का अंत भी 1843 में किया गया। दास प्रथा का समापन जो है
1833 के चार्टर एक्ट में उल्लेख किया गया था कि दास प्रथा को समाप्त किया जाए। धारा 5 में कहा गया था। लेकिन इसे समाप्त करने का समय लॉर्ड एलनबरो के समय में आया। लॉर्ड एलनबरो ने 1833 में 1833 के धारा 5 के तहत दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इसके बाद में गवर्नर जनरल भारत के बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है और इन्हीं के समय में नरबली पर दमन किया जाता है, नरबली प्रथा को समाप्त किया जाता है। भारत में एक है खोंड जनजाति। ये नरबली देते थे, मानव की बलि चढ़ाते थे, ये प्रथा थी इनके यहाँ। और इस प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग ने कैंपबेल नामक एक सैनिक पदाधिकारी को नियुक्त किया, जिसने खोंड जनजाति में नरबली प्रथा को समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।